नमस्ते बच्चों। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। कक्षा 7 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन में हम सब पढ़ेंगे पहले पाठ को। पहले पाठ में हमारा बच्चों क्या है? पहले पाठ में हम इस्लाम का भारत में आगमन कैसे हुआ इसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आप सभी लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा, जिससे जो हम लास्ट में कुछ प्रश्न पूछेंगे उसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। तो आइए बच्चों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं किस प्रकार से इस्लाम का भारत में आगमन हुआ। अरब और मंगोल। जब हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे और विद्वान चीनी यात्री हुआनसांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे, उसी समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था। इस्लाम को एक धार्मिक और राजनीतिक ताकत के रूप में भारत में आकर बहुत सी नई समस्याएं खड़ी करनी थीं, पर यह बात ध्यान रखने की है कि भारतीय परिदृश्य को प्रभावित करने में उसे बहुत समय लगा। भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में इसे लगभग 600 वर्ष लग गए, और जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया, तब वह बहुत बदल चुका था। उसके नेता दूसरे लोग थे। अरब वालों ने उत्साह के उन्माद में गत्यात्मक शक्ति के साथ फैलकर स्पेन से मंगोलिया की सीमा तक के सारे क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली। वे अपने साथ शानदार संस्कृति लेकर आए, पर वे खास भारत में नहीं आए। वे भारत के उत्तरी पश्चिमी कोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए। अरब सभ्यता का क्रमशः पतन हुआ और मध्य तथा पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियां आगे आईं। भारत के सीमावर्ती प्रदेश से यही तुर्क और अफगान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत लाए। कुछ तारीखों की सहायता से इन घटनाओं को ठीक ठीक समझा जा सकता है। इस्लाम का आरंभ 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मक्का से मदीना की हिजरत से माना जा सकता है। मोहम्मद का देहांत 10 वर्ष बाद हुआ। कुछ समय उसे अरब में अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा, और उसके बाद उन अद्भुत घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ जो इस्लाम का झंडा फहराते हुए अरबों को पूर्व में मध्य एशिया तक और पश्चिम में अफ्रीका के पूरे उत्तरी महाद्वीप को पार करते हुए स्पेन और फ्रांस तक ले गईं। 7वीं शताब्दी के दौरान और 8वीं शताब्दी के आरंभ तक वे इराक, ईरान और मध्य एशिया तक फैल गए थे। 712 ईस्वी में उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम में सिंध पहुंचकर उस पर कब्जा कर लिया और वहीं ठहर गए। भारत के अधिक उपजाऊ इलाकों और इस क्षेत्र के बीच बहुत बड़ा रेगिस्तान पड़ता है। अरबों ने बड़ी आसानी से दूर दूर तक फैलकर तमाम इलाके फतह किए, पर भारत में वे तब भी और बाद में भी सिंध से आगे नहीं बढ़े। क्या इसका कारण यह था कि भारत तब भी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए काफी मजबूत था? शायद बात यही रही होगी, वरना इस बात का कोई और समझ में आने वाला कारण नहीं मिलता कि सही मायने में आक्रमण होने में कई सदियां क्यों लगी। किसी हद तक इसका कारण अरबों के आंतरिक झगड़े भी हो सकते हैं। सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य हो गया। हालांकि आक्रमण नहीं हुआ, पर भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ने लगा। दोनों ओर से यात्रियों का आना जाना हुआ। राजदूतावासों की अदला बदली हुई। भारतीय पुस्तकें, विशेषकर गणित और खगोल शास्त्र पर बगदाद पहुंची और वहां अरबी में उनके अनुवाद हुए। बहुत से भारतीय चिकित्सक बगदाद गए
यह व्यापार और सांस्कृतिक संबंध उत्तर भारत तक सीमित नहीं थे। भारत के दक्षिणी राज्यों ने भी उसमें हिस्सा लिया, विशेषकर राष्ट्रकूटों ने, जो भारत के पश्चिमी तट से व्यापार किया करते थे। इस लगातार संपर्क के कारण भारतीयों को अनिवार्य रूप से इस नए धर्म इस्लाम की जानकारी हो गई। इस नए धर्म को फैलाने के लिए प्रचारक भी आए और उनका स्वागत हुआ। मस्जिदें बनी। न शासन ने इसका विरोध किया, न जनता में कोई धार्मिक झगड़े हुए। सब धर्मों का आदर और पूजा के सभी तरीकों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार करना भारत की प्राचीन परंपरा थी। अतः राजनीतिक ताकत के रूप में आने से कई शताब्दी पहले इस्लाम भारत में एक धर्म के रूप में आ गया था। महमूद गजनवी और अफगान। लगभग 300 वर्ष तक भारत पर न कोई और आक्रमण हुआ, न छापा मारा गया। 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने आरंभ किए। महमूद गजनवी तुर्क था, जिसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी। उसने बड़ी निर्ममता से कई आक्रमण किए, जिनमें बहुत खून खराबा हुआ। हर बार महमूद अपने साथ बहुत बड़ा खजाना ले गया। हिंदू धूल कणों की तरह चारों तरफ बिखर गए और उनकी याद भर लोगों के मुंह में पुराने किस्से की तरह बाकी रह गई। जो तितर बितर होकर बच रहे, उनके मन में सभी मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई। इस वर्णन से हमें इस बात का अनुमान लगता है कि महमूद ने कितनी तबाही की थी। फिर भी हमें यह याद रखना चाहिए कि महमूद ने उत्तरी भारत के सिर्फ एक टुकड़े को छुआ और लूटा था, जो उसके धावे के रास्ते में पड़ा था। पूरा मध्य पूर्वी और दक्षिणी भारत उससे पूरी तरह बच गया था। महमूद ने पंजाब और सिंध को अपने राज्य में मिला लिया। वह हर धावे के बाद गजनी लौट जाता था। वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका। ये पहाड़ी देश उसे रोकने और मार भगाने में सफल हो गया। काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी उसे भारी हार खानी पड़ी। इस आखिरी धावे के बाद वह फिर नहीं लौटा। भारतीय इतिहास में महमूद के हमले एक बड़ी घटना है। हालांकि पूरे भारत पर राजनीतिक दृष्टि से उनका बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा और भारत का केंद्रीय भाग उससे अनछुआ रहा। महमूद की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। उसकी मृत्यु के बाद 160 वर्षों से अधिक समय बीत गया। इस दौरान न तो भारत पर कोई आक्रमण हुआ और न ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी नाम के एक अफगान ने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया। उसने पहले लाहौर पर धावा किया और फिर दिल्ली पर, लेकिन दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह पराजित कर दिया। शहाबुद्दीन अफगानिस्तान लौट गया और अगले साल एक और फौज लेकर लौटा। इस बार उसकी जीत हुई और 1192 ईस्वी में वह दिल्ली के तख्त पर बैठा। दिल्ली फतह करने का मतलब यह नहीं था कि बाकी भारत भी फतह हो गया। दक्षिण में चोल शासक अभी तक बहुत शक्तिशाली थे और उनके अलावा दूसरे स्वतंत्र राज्य भी थे। अफगानों को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करने में 1.5 शताब्दी और लगी। लेकिन इस नई व्यवस्था में दिल्ली का स्थान महत्वपूर्ण भी था और प्रतीकात्मक भी। भारत पर
महमूद गजनवी का आक्रमण निश्चित रूप से विदेशी तुर्क आक्रमण था और इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के लिए पंजाब बाकी भारत से अलग हो गया। 12वीं शताब्दी के अंत में आने वाले अफगानों की बात कुछ और थी। वे हिंद आर्य जाति के लोग थे और भारत की जनता से उनका निकट का संबंध था। दरअसल लंबे समय तक अफगानिस्तान भारत का हिस्सा होकर रहा है और ऐसा होना उसकी नियति थी। 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क या तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। वह कुछ ही महीने भारत में रहा। वह दिल्ली आया और लौट गया, पर जिस रास्ते से वो आया उसी को उसने वीरान कर दिया। जिन लोगों को उसने कत्ल किया था उन्हीं की खोपड़ियों के मीनारों से वह रास्ते को सजाता चला गया। दिल्ली खुद मुर्दों का शहर बन गई। सौभाग्य से वह बहुत आगे नहीं बढ़ा और पंजाब के कुछ हिस्सों और दिल्ली को ही यह भयानक विपत्ति झेलनी पड़ी। दिल्ली को मौत की नींद से उठने में कई वर्ष लगे और जागने पर वह इस विशाल साम्राज्य की राजधानी नहीं रह गई थी। तैमूर के हमले ने उस साम्राज्य को तोड़ दिया था और उसके खंडहरों पर दक्षिण में कई राज्य उठ खड़े हुए थे। इससे बहुत पहले 14वीं शताब्दी के आरंभ में 2 बड़े राज्य कायम हुए थे। गुलबर्ग, जो बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध है, और विजयनगर का हिंदू राज्य। तैमूर के दिल्ली को तबाह करने के बाद उत्तरी भारत कमजोर पड़कर टुकड़ों में बंट गया। दक्षिण भारत की स्थिति बेहतर थी और वहां के राज्यों में सबसे बड़ी और शक्तिशाली रियासत विजयनगर थी। इस रियासत और नगर ने उत्तर के बहुत से हिंदू शरणार्थियों को आकर्षित किया। उस समय के उपलब्ध वृत्तांतों से ऐसा लगता है कि शहर बहुत समृद्ध और सुंदर था। जब दक्षिण में विजयनगर तरक्की कर रहा था, उस समय दिल्ली की छोटी सी सल्तनत को एक नए शत्रु का सामना करना पड़ा। उत्तर की पहाड़ियों से होकर एक और हमलावर दिल्ली के पास पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आया, जहां अक्सर भारत के भाग्य का फैसला होता रहा है। उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया। ये बाबर था, जो तुर्क मंगोल था और मध्य एशिया के तैमूर वंश का था। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव उसी ने डाली। बच्चों, अभी अभी आपने एक ऑडियो के माध्यम से सुना किस प्रकार से भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। तो उसमें आपने सुना एक नाम महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो था वो गजनी राज का शासक था। तो गजनी जो था उसका एक ही महमूद गजनवी जो था उसका एक ही काम था कि दूसरे देशों में जाके लूटना, और वो जब भारत में आया तो उसने सिंध प्रांत और पंजाब के जो प्रांत थे उसको जीत लिया। उसके बाद उसका सिर्फ एक ही काम था, वो मंदिरों को टारगेट करता था। मंदिरों के जितने भी सोने चांदी जो धन दौलत होते थे उसको वो लूट करके अपने देश गजनी ले जाया करता था और अपने राज्य को समृद्ध बनाने की कोशिश करता था। तो उसने 1025 ईस्वी में भारत का जो सोमनाथ का मंदिर है उसमें आक्रमण किया। 1025, आप ध्यान में रखिएगा इस सन को 1025, और वहाँ से बहुत ढेर सारा धन अपने देश ले गया। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी में। और उसके बाद वहाँ पे एक दूसरा शासक आता है जिसका उसने गजनी राज को जीत लेता है। उसका नाम होता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जो होता है बच्चों, वो उसको जीतने के बाद, जो कि पहले से ही गजनी के क्षेत्र, गजनी मोहम्मद गजनी ने जो सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत को जीता था उसका वो अधिपत्य हो जाता है। उसके साथ ही वह भारत पे चढ़ाई कर देता है। चढ़ाई करने के बाद भारत में जो दिल्ली के सल्तनत पे बैठा होता है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को उसने तराइन के साथ पहला युद्ध होता है तराइन में, और पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी था वो
हार जाता है। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। 1193 में 1191 पहला युद्ध होता है तराइन का, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गोरी की हार होती है। फिर दोबारा उस युद्ध करता है 1192 में। 1192 में यहाँ पे मोहम्मद गोरी होता है, जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। वहीं से फिर वो भारत पे दिल्ली के सल्तनत पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। 14वीं शताब्दी के बीच में एक शासक हुआ करता था तैमूर लंग, बहुत ही क्रूएल और निर्दयी वो शासक था। जिस रास्ते से आया था वहाँ पे उसने पूरी लाशों की ढेर बचा दी थी और वो कुछ समय ही भारत में रहा, दिल्ली के सल्तनत में कुछ समय ही रहा, कुछ महीने ही रहा, फिर तो वापस चला गया था। उसी ही वंश का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था बाबर। बाबर क्या हुआ कि ये 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में आया और वहाँ पे इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करके बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की। तो इन्हीं सब को आपने अभी ऑडियो के माध्यम से सुना और पूरा डिटेल आपने वहाँ पे समझा, किस प्रकार से युद्ध हुआ, किस प्रकार से भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। उन्हीं से रिलेटेड हम आपसे सामने कुछ प्रश्न करेंगे जो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। तो आइए बच्चों देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? इस्लाम धर्म के संस्थापक आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। तो उत्तर में लिखेंगे आप, इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, हज़रत मोहम्मद साहब के जन्म के समय अरब देश का जनजीवन कैसा था? जब हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था उस समय जो अरब देश का जनजीवन था किस प्रकार का था? तो अपने कॉपी में उत्तर में लिखेंगे, हज़रत मोहम्मद के जन्म के समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। प्रश्न नंबर 3, अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से क्या क्या सीखा? सूची बनाइए। जो अरब आए थे उन्होंने कुछ अपने साथ लेकर आए थे, कुछ ज्ञान लेकर आए थे, उन्होंने भारत को सिखाया और वो कुछ ज्ञान भारत से भी लेकर के अपने देश गए। तो उन्होंने वही सूची आपको बनानी है। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों? पहले आप हेडिंग डालेंगे भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा। तो इसमें पहला है कागज़ बनाना, दूसरा है चरखे से सूत काटना, तीसरा है सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज, खान पान, कचौड़ी, समोसे बनाना। ये सब उसने भारतीयों ने कहाँ से सीखा था? अरबों से सीखा था। अब हम अगली हेडिंग डालेंगे बच्चों अपनी कॉपी में, अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा? तो अरबों ने भारतीयों से हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना, हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना, संख्याओं की गणना करना, किस प्रकार से गणना की जाती है, जो गिनने का तरीका सीखा, ज्योतिष सीखा यानी कि आपका जो ज्योतिष होता है कि भविष्य बताने वाला उसके बारे में सीखा, गणित सीखा इन्होंने, शतरंज खेलना सीखा, भारतीय संगीत, चिकित्सा शास्त्र यानी कि आयुर्वेद का भी ज्ञान इन्होंने भारतीयों से सीखा था अरबों ने। अगला प्रश्न है बच्चों, महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? जो हमने बताया अभी, महमूद जो गजनवी था भारत पे, उसका आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो उसका उत्तर में आप लिखेंगे, महमूद गजनवी एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह गजनी को एक समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था। उसने धन एकत्रित करने के लिए भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे और सारा धन लूटकर गजनी ले गया था। तो उसने कितनी बार आक्रमण किए थे बच्चों? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है, भारत पर उसने 17 बार आक्रमण किए थे। अगला प्रश्न है, तुर्क आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा किस प्रकार की थी? उसका आप उत्तर लिखेंगे, जब अपने तुर्क ने आक्रमण किया था उस समय भारत की राजनीतिक दशा किस प्रकार थी? तो जो गजनवी एवं गौरी के आक्रमण के समय भारत में कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। कई छोटे छोटे राजा और सामंत राज करते थे। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल और चालुक्य जैसे वंशों के राज थे। ये राष्ट्रीय भावना की कमी एवं आपसी फूट होने के कारण एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और संकीर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण था। तो ये सब जो कारण थे, इसलिए उन्होंने जो तुर्क थे भारत में आकर के अपना आधिपत्य जमा लिया, क्योंकि जहाँ पे जो राजा थे उसमें कोई शक्तिशाली नहीं था और जो फिर थे भी वो आपस में ही लड़ते रहते थे।
प्रश्न नंबर अगला है बच्चों, राजपूतों पर तुर्कों की विजय से के क्या करते हैं। जो तुर्कों ने जो राजपूतों पे विजय प्राप्त की थी उसके कारण क्या थे, उसको लिखना होगा आपको। उसका कारण यह था बच्चों, राजपूतों पर तुर्की की विजय का कारण इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। जो इतिहासकार जिन्होंने इतिहास लिखा है उन्होंने जो राजपूतों पर जो तुर्की विजय हुआ उसके अलग अलग कारण बताए हैं। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर सहमति नहीं है, फिर भी मुख्य रूप से तुर्की की जीत निम्नलिखित कारण है। पहला कारण बच्चों क्या है, राजपूत राजाओं में एकता का अभाव था। जो राजपूत राजा थे उनमें क्या था, एकता नहीं थी। जैसे आपने सुना कहानी पढ़ा है, एकता में शक्ति होती है। तो आपने बंडल वाली लकड़ी वाली कहानी सुना है, एक लकड़ी को तोड़ेंगे तो आसानी से तोड़ देंगे, पर एक लकड़ी के गट्ठर को तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा। इस प्रकार राजपूत जो थे उसमें एकता की अभाव था। दूसरा है, राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शास्त्रों का प्रयोग करना। जो राजपूत थे वो पुरानी युद्ध प्रणाली को प्रयोग करते थे और जो शस्त्र थे, उनके हथियार जो थे वो भी काफ़ी पुराने थे। तीसरा कारण है बच्चों, तुर्क सेना के पास 80 नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवार। जो तुर्क आए थे उनके पास अच्छे घोड़े थे और घुड़सवार थे, यानी घोड़े चलाने वाले भी थे। चौथा कारण माना गया बच्चों, तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना। जो तुर्क सैनिक थे काफ़ी अच्छे तीरंदाज, यानी कि जो धनुष बाण होता है उसको चलाने वाले थे। भारतीय समाज का ऊंच नीच एवं जात पात में बटा होना। भारत जो समाज था ऊंच नीच, यानी आपने सुना होगा शूद्र वैश्य, जो मतलब कि 4 वर्गों में हमारा समाज बटा था कि सब लोग छूत छात करते थे, ऊंच नीच का भेदभाव करते थे। इसके कारण भी वो भारत पे आसानी से तुर्क ने भारत में अपना आधिपत्य जमाया। बच्चों लास्ट प्रश्न है आप सभी का, इसको आपको ये प्रश्न में आप क्या करेंगे, इसका मिलान करेंगे। तो मिलान किस प्रकार से करना है। तराइन का युद्ध हमने बताया था कब हुआ था, 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था। सिंध का आक्रमण आप याद कर लीजिएगा 712। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम जो था भारत पे आक्रमण किया था, कब किया था, 712 ईस्वी में सबसे पहले वो जो आया था भारत में। ये दूसरा है सोमनाथ का मंदिर, हमने बताया था 1025 ईस्वी में किसने किया था, महमूद गजनवी ने। तीसरा है हिजरी सम्मत का प्रारंभ, आपने वीडियो में सुना होगा, सबसे पहले हिजरी सम्मत का प्रारंभ कब हुआ था, 622 ईस्वी में। तो बच्चों इसी के हिसाब से इसको मिलान करना है, इसको आप अपनी कॉपी में मिलान करेंगे। इस प्रकार यहाँ पे दिया गया है, तराइन का युद्ध 1191 में, सिंध का आक्रमण क्या हुआ था 712 ईस्वी में, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण कब हुआ था 1025 ईस्वी में, और हिजरी सम्मत की स्थापना कब हुई थी, प्रारंभ कब हुआ था 622 ईस्वी में। बच्चों आप सभी इसको नोट करेंगे, नोट करने के बाद अपनी कॉपी का फ़ोटो खींच करके जो आपका स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें सेंड करेंगे, और उसको आप याद भी करेंगे। और एक बार अपने जो पहला पार्ट है उसको, यानी कि इस्लाम का जो उदय है, इस्लाम धर्म का भारत में जो आगमन है, उसका आप रीड भी करेंगे। तो थैंक यू बच्चों फॉर बीइंग ए ग्रेट ऑडियंस।